नमस्कार। देखिए, इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है। जब भी किसी सरकार की ताकत पर कोई लगाम नहीं होती, तो सबसे पहले आम इंसान की आज़ादी छीनी जाती है। लेकिन 1950 में भारत ने कुछ अलग किया। हमने अपनी ही सरकार को असीमित शक्ति नहीं दी, बल्कि हमने एक लाइन खींच दी। एक ऐसी लाइन जिसे पार करने की हिम्मत सरकार भी नहीं कर सकती। तो आज हम इसी लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। ये हैं भारत के मौलिक अधिकार। तो ये जो बात है ना, हमने एक ऐसी लकीर खींची है, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। ये हमारे संविधान की आत्मा है, उसका दिल है। ये एक तरह का वादा है कि सरकार नागरिकों पर हावी नहीं होगी, बल्कि नागरिक सरकार की शक्तियों को कंट्रोल में रखेंगे। सोचिए, ये एक सुरक्षा कवच जैसा है जो हर भारतीय को दिया गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये रेखा है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल, इसकी रक्षा कौन करता है? मतलब ये कितनी मजबूत है? और सोचिए, अगर कोई इसे पार करने की कोशिश करे तब क्या होगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। हम इन्हें सिर्फ अधिकार या कानूनी अधिकार क्यों नहीं कहते? इन्हें मौलिक यानी कि फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरी वजह है। देखिए, इसके दो बहुत सीधे सीधे कारण हैं। पहला, ये अधिकार किसी भी इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसके भौतिक, बौद्धिक, नैतिक विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। इनके बिना कोई भी इंसान अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच ही नहीं सकता। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, इनकी रक्षा कोई मामूली कानून नहीं करता, बल्कि खुद संविधान करता है। और संविधान तो देश का सबसे बड़ा कानून है। संसद देखिए आम कानूनों को तो बदल सकती है, लेकिन इन अधिकारों को छूना, वो लगभग नामुमकिन है। तो संविधान ने हमें कुल 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए हैं। अब इतने सारे आर्टिकल्स, इतने अधिकार याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका है। एक ऐसा वाक्य जिससे ये सारे अधिकार एक झटके में याद हो जाएंगे। और वो वाक्य है, समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया। अब चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समता, इससे बना समानता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता, सीधा सीधा स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण से आया शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धर्म और संस्कृति, इनसे मिले धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार फिर से मन में दोहराते हैं, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति और उपचार। बस इस एक लाइन में सब कुछ आ गया। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर। एक ऐसी कहानी जो भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच लड़ी गई। ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, बल्कि लगभग 24 साल तक चली एक जबरदस्त जंग थी। और सवाल सिर्फ एक था, क्या संसद इन मौलिक अधिकारों में फेरबदल कर सकती है? क्या वो इन्हें हमसे छीन सकती है? ये किसी रोमांचक मैच से कम नहीं था, एक तरह का टग ऑफ वॉर। देखिए कैसे हुआ। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद इन अधिकारों को बदल सकती है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने पूरा गेम ही पलट दिया। कहा, नहीं, संसद ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को यह बात पसंद नहीं आई, तो 1971 में उन्होंने संविधान में ही बदलाव कर दिया और अपनी पावर वापस ले ली। लेकिन इस लड़ाई का अंत हुआ 1973 में एक ऐतिहासिक केस के साथ। और इसी केस, केशवानंद भारती केस से निकला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। आप इसे एक तरह का शांति समझौता समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो संविधान के डीएनए, उसकी आत्मा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और हमारे मौलिक अधिकार, वो इसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बस इस एक फैसले ने हमेशा के लिए यह तय कर दिया कि नागरिकों के अधिकार संसद की ताकत से भी ऊपर हैं। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये अधिकार कितने सुरक्षित हैं, तो चलिए इनके 3 सबसे जरूरी पिलर्स को और करीब से देखते हैं और ये भी समझते हैं कि समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इनके मतलब को कैसे बदला है, कैसे और भी बड़ा बनाया है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की कहानी है। सोचिए, 1950 में कोर्ट का क्या कहना था कि अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया है तो उस कानून के तहत किसी की जान लेना भी ठीक है। कितना संकीर्ण नजरिया था। लेकिन फिर आया 1978 का मेनका गांधी केस और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोर्ट ने कहा, नहीं, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, वो कानून न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित भी होना चाहिए।
बस इसी एक फैसले ने भारत में सिविल लिबर्टीज की पूरी कहानी बदल दी। और मेनका गांधी केस के बाद तो आर्टिकल 21 जैसे एक जादुई पिटारा बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और इसी एक सोच से कितने नए अधिकार निकले। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार, यहां तक कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार और इंटरनेट एक्सेस करने का अधिकार भी सब इसी आर्टिकल 21 की देन है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की 6 आज़ादियों की। इनको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका एक कहानी है। जरा सोचिए, एक नागरिक है जिसने सबसे पहले कुछ बोलने की हिम्मत की। जब उसने अपनी आवाज उठाई तो लोग उसे सुनने के लिए जमा हो गए। जब लोग जमा हुए तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ग्रुप बना लिया जाए, एक एसोसिएशन। फिर उस ग्रुप ने सोचा कि चलो पूरे देश में घुमा जाए। घूमते घूमते उन्हें एक जगह इतनी पसंद आई कि वो वहीं बस गए। और जब बस गए तो जिंदगी चलाने के लिए कोई काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। देखा आपने, बोलना, इकट्ठा होना, ग्रुप बनाना, घूमना, बसना और काम करना, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही है आर्टिकल 19 की खूबसूरती। ठीक है, हमने अधिकारों के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है। अगर कोई इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करे तो क्या हमारे पास क्या हथियार है? तो अब हम बात करेंगे उस आखिरी और सबसे शक्तिशाली टूल की जो संविधान ने सीधे हमारे हाथों में दिया है। देखिए, खुद संविधान बनाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा। सोचिए, इतनी बड़ी बात। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुद में सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये बाकी सारे अधिकारों को लागू करवाने वाला अधिकार है। ये वो मास्टर की है जो अधिकारों के हर ताले को खोल सकती है। तो आर्टिकल 32 के तहत कोई भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 खास तरह के आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये हर नागरिक का टूल किट है। फटाफट समझते हैं। पहला, हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है तो कोर्ट उसे पेश करने का आदेश देता है। दूसरा, मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा तो कोर्ट उसे काम करने का आदेश देगा। फिर है प्रोहिबिशन और सोश्योरारी। ये निचली अदालतों को अपनी हद में रखने के लिए हैं। और पांचवां, क्यो वारंटो, यानी किस अधिकार से। इससे कोर्ट पूछता है कि कोई व्यक्ति किस हक से सरकारी पद पर बैठा है। ये है असली पावर जो हर नागरिक के हाथ में है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर ये अधिकार संविधान की आत्मा है तो इस आत्मा को जिंदा कैसे रखा जाए? देखिए, ये अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में लिखे सुंदर शब्द बनकर न रह जाएं। ये हम पर निर्भर करता है। इन्हें जानना, इन्हें समझना और जब जरूरत पड़े तो इनके लिए आवाज उठाना, यही इन्हें जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है। क्योंकि याद रखिए, संविधान की आत्मा की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ अदालतों की नहीं, बल्कि हम में से हर एक नागरिक की है।